दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की थर्ड क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो ऐसे राइटिंग के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में आपने सीखा कि अनसीन पैसेज के आंसर कैसे देने हैं। सेकंड क्लास में आपने सीखा प्रेसी राइटिंग के बारे में कि प्रेसी जो है वो आपको कैसे लिखनी है। और आज की क्लास में आप सीखेंगे ऐसे आप इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे लिख सकते हैं। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो आवाज़ जो है अगर आपको वो थोड़ी सी अप डाउन लगे तो आप मैनेज कर लेना। 2017 और 18 के अंदर आपसे 5 टॉपिक जो है वो पूछे गए थे ऐसे के अंदर। सो हम सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे। 600 वर्ड्स के अंदर आपको जो है ऐसे अपना लिखना है, इसके आसपास, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। 40 नंबर आपको दिए जाएंगे ऐसे के। 5 टॉपिक यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना होगा और उसके ऊपर ही आपको ऐसे लिखना है। अगर मैं 2017-18 की बात करूं तो वीमेन एम्पावरमेंट, माय ड्रीम जॉब, रोल ऑफ मीडिया इन मॉडर्न इंडिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये इन 5 टॉपिक्स में से कोई एक आपको चूज यहाँ पर करना है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट है, ए नंबर है, वीमेन एम्पावरमेंट, ये वाला आपको मैं लिखकर बताऊंगा कि कैसे आप इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। और जो ये बाकी के जो ये बच जाते हैं 4 आपके, ये आपके लिए होगा होमवर्क। ठीक है, इसको आपको खुद से लिखना है और खुद से लिखने के बाद टेलीग्राम के ऊपर मेरे पास आपको इसको सेंड कर देना है। जो भी सेंड करना चाहे, कोई भी कंपल्सन नहीं है यहाँ पर। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम का चैनल है वही नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो लिंक आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर कर जा सकते हैं। सो जिसको भी तैयारी करनी है वो इन चारों को लिख कर मेरे पास भेज सकता है। बाकी मैं भी आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि आप इन सबको कैसे लिखेंगे। 5 के 5 मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट से। सो यहाँ पर अगर ऐसे की स्टार्ट मैंने कैसे की है, इन जर्नल वीमेन एम्पावरमेंट इज ए प्रोसेस टू इनहेंस द एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ वीमेन। कह रहा है भाई, इन जर्नल के आपके अंदर नॉर्मली क्या होता है, जो वीमेन एम्पावरमेंट होती है वो एक प्रोसेस होता है इनहेंस करना, मतलब कि बढ़ाना। द एजुकेशनल, मतलब कि आपकी शैक्षणिक जो एजुकेशनल होती है, इकोनॉमिकली आपकी सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल और हेल्थ स्टेटस ऑफ ए वीमन, एक महिला का ये सारे स्टेटस को बढ़ाना क्या कहता है, आपका वीमेन एम्पावरमेंट या फिर महिला सशक्तिकरण हिंदी में। ठीक है, चलिए। Women empowerment enables women to take their own decisions and participate in every field. महिला सशक्तिकरण क्या होता है, इनेबल करता है, किसी को एक राइट देता है महिला को कि वह अपने डिसीजन खुद ले सके और पार्टिसिपेट कर सके हर फील्ड में। मतलब कि वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जॉब का हो, वो अपने फैसले खुद उसको लेकर और उसमें भागीदार बन सके। इसके बाद विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी आर फंडामेंटल्स टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, कहता है वीमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, और जेंडर इक्वलिटी, मतलब कि आपके महिला और पुरुष के जो दो जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, उनके बीच में इक्वलिटी होना क्या होता है यहाँ पर, डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाता है किसी कंट्री की। रिसर्च हैज फाउंड दैट वीमन एम्पावरमेंट कैन aggrandize and enhance the social, economic, legal and political strength of women। कहता है रिसर्च ने किया है कि वीमन एम्पावरमेंट जो होती है, महिला सशक्तिकरण जो होता है, वह बढ़ाता है क्या, वो इनहेंस करता है सोशल, इकोनॉमिक, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ वीमन एंड इक्विप देम विद पॉजिटिविटी टू क्लेम देयर राइट्स। और साथ में ही वो क्या करता है, एक पॉजिटिविटी लेके आता है महिला के अंदर कि वह अपने अधिकारों का क्या कर सके, राइट उसका जो है वो अधिकार जो है उनका मांग सके, अपने अधिकारों को यहाँ पर क्लेम कर सके। ठीक है, चलिए। सो ये तो मैंने रखा है स्टार्टिंग के अंदर कि मैं जो हेडिंग दूंगा अपने जो मेरा ऐसे है उसकी शुरुआत में ऐसे करूंगा। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद आगे मैं क्या लिखूंगा, अब उसके बाद दो तरह के टॉपिक्स यहां पर आ जाते हैं। अब महिला सशक्तिकरण के अंदर मैं यहां पर सबसे पहले तो ये मैंने स्टार्टिंग कर दी। अब स्टार्टिंग करने के बाद यहां पर मैं दो चीजें रखूंगा। एक तो मैं रखूंगा चैलेंजेज,
ठीक है। अब चैलेंजेज में क्या रखूंगा कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के बीच में चैलेंजेज क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे पॉइंट मिल जाएंगे और इसको मुझे 600 वर्ड्स के अंदर मैं लिख पाऊंगा। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा तो मैं 600 वर्ड्स में नहीं लिख पाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे चैलेंजेज, और उन चैलेंजेज का मैं यहाँ पर दूंगा सॉल्यूशन। चैलेंजेज का क्या दूंगा? सॉल्यूशन। सो मेरे पास दो टॉपिक हो गए। और थर्ड मैं क्या कहूंगा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो महिलाओं के, या फिर जो गवर्नमेंट है वो कैसे इनको हेल्प कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर तीन टॉपिक्स के ऊपर मैं पॉइंट्स में लिखूंगा, जिससे कि मुझे 600 वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाए और मेरा ऐसे जो है वो इफेक्टिव भी यहाँ पर लगे। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, चैलेंजेज के बारे में बात किया। चैलेंजेज वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर जो वीमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, उसको क्या क्या चैलेंजेज फेस करने पड़ते हैं। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का मतलब होता है प्राय रूप से, मतलब कि जनरली मैन हैव एन इनहेरेंट स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स ओवर वीमेन एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर टू वुमेन एम्पावरमेंट। कहता है भाई हमारा जो इनहेरेंट आपके जो सुपीरियर, यहाँ पर जो हमारा समाज है उसके अंदर पुरुषों को सुपीरियर माना गया है महिलाओं से। सो ये यहाँ पर एक मेंटेलिटी ऐसी बन गई है जो यहाँ पर सबसे बड़ा बैरियर है महिला सशक्तिकरण या वीमेन एम्पावरमेंट के अंदर। दिस इज नॉट ओनली द केस इन इंडिया बट अदर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल। ये भारत के अंदर ही केस नहीं है, बहुत सारे विकसित देश जो अभी विकसित हो रहे हैं या विकसित हो चुके हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट इज जनरली सेड दैट वीमेन आर बाउंड बाय डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यह प्राय रूप से माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वह आपके घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं उनसे बंधी रहती हैं। द मैन ऑफ द हाउस इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। और जो पुरुष होता है उसको ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय से माना जाता है कि ब्रेड विनर का मतलब होता है जो आपकी रोजी रोटी कमाने वाला। ब्रेड विनर, ब्रेड विनर का मतलब होता है रोजी रोटी कमाने वाला, ठीक है, कमाने वाला। जो रोजी रोटी कमाने वाला है उसे वो माना गया है ऑफ परिवार का। एंड द वुमन इज कंसिडर्ड टू बी द हाउस मेकर। और महिलाएं जो हैं उनको घर जो है उसको बनाने के लिए, उसको संभालने के लिए उनको जाना जाता है। इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड मिडल ईस्ट, इंडिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज में वुमेन हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टिसिपेशन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। इंडिया के अंदर और कुछ जो आपकी मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो महिलाएं हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उन पर रोक लगाया जाता है। सोशल मतलब कि आपके जो सामूहिक काम होते हैं लोगों के, उनमें इकोनॉमिक या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होने के अंदर। इन मैनी कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड द मेल चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज द लीगल हायर ऑफ द फैमिली। अब कहते हैं कि इंडिया के अंदर भी और या पूरे वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे कल्चर्स के अंदर जो मेल चाइल्ड होता है, जो आपका जो लड़का होता है उसको लीगल हायर, लीगल हायर का मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है भाई? लीगल हायर का मतलब होता है आपका जो आपका आगे वंश को बढ़ाने वाला, ठीक है। आप कहते हो ना मेरी प्रॉपर्टी का ये लीगल हायर है, मतलब कि वारिस, वारिस उसका करेक्ट वर्ड है, वारिस मुझे याद आ गया, ठीक है। तो लीगल हायर का मतलब क्या होता है? आपका जो वारिस है उसको लड़के को माना जाता है टू द फैमिली का। फैमिली लेगेसी एंड द बिजनेस, जो परिवार की लेगेसी होती है, मतलब परिवार की जो प्रतिष्ठा चली आ रही है, लेगेसी का मतलब, और जो बिजनेस होता है उसका जो वारिस है उसको कौन माना जाता है? लड़के को माना जाता है। ट्रेडिशन एंड कल्चर आर कंसिडर्ड टू बी द टू बिग इम्पेडिमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर ट्रेडिशंस मतलब जो आपके पुराने रूल रेगुलेशन चले आ रहे हैं, और कल्चर जो आपका है, ये दो आपके सबसे बड़े क्या इम्पेडिमेंट जो होता है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है भाई, इसका मीनिंग होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है आपके बैरियर, बैरियर, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, ठीक है। इसका मतलब कि रुकावट, आपके बीच के ऑब्स्टेकल या बैरियर, इसका मतलब होता है रुकावट या बैरियर। आपके दो हैं वो, ये आपके दो सबसे बड़े बैरियर महिला सशक्तिकरण के बीच में माने जाते हैं। तो ये तो मैंने लिखा यहाँ पर चैलेंज। जब आप देखोगे चैलेंज के अंदर अगर मैं ये लिखूंगा तो यहाँ पर अगर मैं सारे वर्ड्स को लेकर अगर मैं
150 वर्ड्स भी मैं मान के चलता हूं, तो मैं चार भागों में जो अपने ऐसे को डिवाइड करूंगा तो 600 वर्ड्स के करीब जो है वो यहाँ पर ये पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आप इसको पढ़ने में देखोगे, आपको अच्छा भी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है और आपको रियलिटी में लग रहा है कि हाँ वास्तव में सारे चैलेंजेज हैं जो महिलाएं फेस कर रही हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, अब ये हो गई चैलेंजेज। अब यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, अब चैलेंजेज के बाद मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशंस, वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, इन वीमेन एम्पावर, महिला सशक्तिकरण भारत में, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, हाउ कैन वन ओवरकम दीज चैलेंजेज, और कोई आप इन चैलेंजेज से ओवरकम मतलब कि इनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सो यहाँ पर 5 पॉइंट्स के अंदर मैंने अपनी बात रखी है। सबसे पहला है एजुकेशन ऑफ द मासेज, कि एक आप बड़े पैमाने के ऊपर एजुकेशन जो है वो आप प्रोवाइड करवाओ। वो कहता है This is something that will act as an eye opener and open the doors of freedom for women। कहते हैं जब आप एजुकेशन किसी को प्रोवाइड करवाओगे ना तो वो कैसे एक्ट करेगा, आई ओपनर का मतलब कि आपकी आंखें खोलने वाला या फिर आपके लिए महिलाओं के आज़ादी के दरवाजे खोलने वाला ये होगा। इसके साथ एजुकेशन डज नॉट मीन दैट यू प्रोवाइड मैन एंड वीमेन रीडिंग एंड राइटिंग कैपेबिलिटी। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार ये नहीं है कि आप सिर्फ महिला और पुरुष को पढ़ना और लिखना सिखाएं। इनफैक्ट एजुकेशन हेयर इज द एजुकेशन ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पर जो शिक्षा है वो है बराबरी की, कि सिर्फ आप पढ़ना सिखा रहे हो, बोलना सिखा रहे हो इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पर आपको आना चाहिए कि आप दोनों को ये भी शिक्षा दें कि पुरुष और महिलाएं जो हैं वो समाज में बराबर हैं। बोथ मैन एंड वीमेन नीड टू मेड अवेयर ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो दोनों ही पुरुष हैं और महिलाएं हैं वह अपनी जिम्मेदारियों से अवेयर हो और अपने अपने राइट्स जो हैं वो उनको पता यहाँ पर हो। ये है उनको सेल्फ अवेयर करने की एजुकेशन। ठीक है, चलिए अवेयरनेस ऑफ इक्वलिटी, बराबरी की आपकी अवेयरनेस करना, उनको जागरूक करना बराबरी के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द एल्डर अवेयर ऑफ द इक्वलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनको एक इक्वलिटी, जो इक्वलिटी आपके उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर अवेयर करना बहुत जरूरी है। दे नीड टू बी टोल्ड दैट मैन एंड वीमेन आर इक्वली इन स्ट्रक्चर। देखिए आपको कौन बताता है कि जो महिला है या पुरुष है वो बराबर नहीं है? समाज के कुछ बड़े लोग जो आपको कहते हैं कि भाई पुरुष आपका फर्स्ट है और महिला जो है वो सेकंड पायदान पे है। सो यहाँ पर कहा गया है कि अवेयर जो करना है ना वो यहाँ पर जो आपके एल्डर हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं समाज के, उनको कीजिए, क्योंकि वो मैसेज को आगे कन्वे करेंगे अपने घर में कि नहीं, मेरा जो बेटा है बेटी है वो दोनों बराबर हैं, मेरे जो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है वो दोनों बराबर हैं। और इस तरीके से मैसेज जो है वो अवेयरनेस का यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, थर्ड है रिड्यूसिंग क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो यहाँ पर कम कर कर भी आप उनको सशक्तिकरण में भागीदार बना सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉल्यूशन दैट कैन बी ऑफर्ड टू इंक्रीज द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी। ये बिगेस्ट सॉल्यूशन है। महिलाओं के साथ जो क्राइम्स है अगर आप उनको कम कर देते हैं, सो जो स्टेटस है ना महिलाओं का वो सोसाइटी में ऑटोमेटिक अप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विद विजिलेंट अथॉरिटीज क्राइम रेट अगेंस्ट वीमेन कैन बी ब्रॉट डाउन। एक अथॉरिटी बनानी चाहिए, कानून बनाने चाहिए जिससे कि क्राइम रेट यहाँ पर कम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो वीमेन्स को समझते हैं कि दे आर जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है और इनको आप जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसी वजह से वो उनको अपने हिसाब से ट्रीट करना चाहते हैं और इसी वजह से जो क्राइम्स हैं लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर आपके कोई रेज हो गए या फिर आप कोई भी कोई और घटना हो जाती है वो यहाँ पर कम होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब अवेयरनेस ऑफ इक्वलिटी और एजुकेशन आपकी जो होगी राइट्स के बारे में वो आपको पता होंगे। ठीक है, चलिए दिस विल इन टर्न हेल्प इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। और ये क्या होगा? जब महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा। एंड स्मूथ फैसिलिटेशन ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, और एक स्मूथ आपको प्रोसेस प्रोवाइड करवाएगा महिला सशक्तिकरण के अंदर। उसके बाद फोर्थ है वीमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स एट होम, कि सबसे पहले हम
हम क्या कहते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट को देश से स्टार्ट करो, आप किसी बड़े मंच से स्टार्ट करो, बट सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट आप इसको कीजिए। आपके जो मान लो लड़का है या लड़की है, बेटा बेटी, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, आप उनको इक्वल रखिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप अगर हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, दोनों को आप इक्वल, आप अपने बात को समझिए कि अगर आप एक मैन है और आप इक्वल है, तो औरत भी उतना ही काम करके बराबर है, वो आपसे किसी लेवल में भी कम नहीं है। चाहे वो घर का काम करती हो, चाहे वो बाहर जाती हो, लेकिन वो फिर भी बराबर हैं। काम किसी का भी छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं है, यू बोथ आर इक्वल यहाँ पर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? घर से आपकी होगी। इट इज ट्रू दैट द पेरेंट्स नीड टू रियलाइज दैट ए मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड आर बोथ द सेम एंड इक्वल स्टेटस नीड टू गिवन टू देम। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों जो है उनको इक्वल स्टेटस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लड़का है उसको सर पे चढ़ा रखा है और लड़की को बेबात और बेबात बस किसी ना किसी बात पर उसको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। सो यहाँ पर दोनों को बराबर होना चाहिए कि लड़का भी उसी लेवल पे करेगा और लड़की भी उसी लेवल पे करेगी। और जब वो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब कि आपके घर से स्टार्ट होगा, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं, तभी वो नेशनल लेवल पे अपने आप बदलाव आ जाएगा। अगर हर घर के अंदर ये बदलाव आ गया तो देश में बदलाव अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 4.5 स्ट्रॉन्ग लॉज एंड गवर्नेंस। एक स्ट्रॉन्ग कानून और सरकार यहाँ पर बनाने के लिए जस्ट इम्प्लीकेटिंग लॉज आर नॉट सफिशिएंट। सिर्फ एक लॉ बना देना, एक कानून बना देना इज नॉट सफिशिएंट। दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। वो बहुत प्रभावी भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कागज में लिख दिया कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर 5 साल की सजा है, लेकिन वो 5 साल की सजा जो है सिर्फ कागज के अंदर आपको है, बाहर तो उसका कोई अता पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। द लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ वीमेन नीड टू बी रिवाइज्ड एंड इफ एप्लीकेबल चेंज नीड टू बी मेड। कहता है जो कानून है जो प्रोटेक्ट करते हैं इंटीग्रिटी, मतलब उसकी प्रतिष्ठा और इज्जत को एक औरत की को, वो यहाँ पर टाइम टू टाइम रिवाइज होने चाहिए, उनके अंदर चेंज भी होने चाहिए और ज़रूरत हो तो उनके अंदर टाइम टू टाइम चेंज करने चाहिए, जिससे कि वो इफेक्टिव हो सके और उनको लागू भी किया जाए। लोगों के अंदर डर भी हो कि भाई अगर तुम गलत करोगे तो कानून तुम्हें सजा जरूर देगा। ठीक है, सो ये यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं। 5 पॉइंट्स के अंदर मैंने अपने एक्सप्लेन यहाँ पर किए हैं। अब यहाँ से आपको लगेगा यार जो सर बता रहे हैं ना वो रियल प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं। जब आप इस तरीके पे पहुंच जाओगे कि आप रियल तरीके पे बात करोगे तो जो एग्जामिनर होगा ना वो भी पढ़कर उसको लगेगा यार ये तो रियल तरीके पे लिख के आया है। सो 40 में से आपको 35 प्लस 38 प्लस नंबर देने से भी कोई नहीं आपको रोक पाएगा। ना चाहते हुए भी उसका हाथ जाएगा 38 नंबर, 39 नंबर, 37 नंबर के ऊपर। ठीक है, सो इस तरह के आपकी जो अप्रोच है वो होनी चाहिए। ऐसे का मतलब है अपने आसपास से चीज़ों को उठाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लिखना, उनके बारे में उनको रियलाइज करना और उनको अपने वर्ड्स के अंदर कागज के ऊपर उतार देना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय संविधान के अंदर क्या कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करूंगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 यहां पर कहता है कि एंश्योर राइट टू इक्वलिटी फॉर वीमेन, कि भाई जो राइट टू इक्वलिटी है इससे सभी जो है वो बराबर होने चाहिए कानून की। सो यहां पर महिला और पुरुष के अंदर भेदभाव नहीं होगा, वो सारे लोग बराबर हैं। आर्टिकल 15 सब पार्ट 1 क्या कहता है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि आप सेक्स के बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव करना, कि आप ये मेल है या फीमेल है इसके बेस पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। बोथ मेल एंड फीमेल विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी जो आपकी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उनके अंदर लाइक आपकी जॉब हो गया या कहीं भी पार्टिसिपेशन हो गया उनके अंदर आपको। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 13 सब पार्ट 3 कहता है अलाउ स्टेट टेक पॉजिटिव एक्शन इन फेवर ऑफ वीमेन, कि वो स्टेट्स को यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन अगर औरत के जो महिला है उसके फेवर में लेने के लिए वो क्या करते हैं? अलाउ यहाँ पर करते हैं आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके डीपीएसपी जो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनके अंदर भी महिलाओं के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 39 सब पार्ट 1 के अंदर
अलाउ स्टेट टू डायरेक्ट पॉलिसीज दैट एंश्योर इक्वल राइट ऑफ लिवलीहुड। यहाँ पर समानता का अधिकार, कि आपको जीने के लिए समानता के, अगर पुरुष जो है, जो पुरुष है उसको भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना कि महिला को जीने का अधिकार है। सो दोनों को यहाँ पर इक्वल जीने का अधिकार है, दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि इसको जीने का अधिकार ज़्यादा है और इसको नहीं है। आर्टिकल 39D कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर एक आदमी अगर मान लो लेबर है, ठीक है, मजदूरी करता है और उसको 500 रुपये पर डे की दिहाड़ी दी जाती है, और अगर फीमेल लेबर अगर है तो उसको भी 500 रुपये ही दिहाड़ी दी जाएगी। ऐसा नहीं है इसको 500 दी गई और इसको 300 रुपये यहाँ पर सेम काम के दिए जाएंगे। सो दोनों को सेम काम के इक्वल जो है वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। 42 यहाँ पर कहता है अलाउ स्टेट टू प्रोवाइड एंश्योर सिक्योर कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। वो कहता है स्टेट्स को प्रोवाइड करेगा कि महिलाएं जो है, जो वो काम करती हैं, उनको सिक्योर कंडीशन हो, कि उनका जो एटमॉस्फेयर है, आस पड़ोस है जहां पर वो काम करे, वो सिक्योर हो। ऐसा नहीं है कि वहां पर महिला काम कर रही है और 4 लोग बैठ के अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और गुटखा तंबाकू रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए। महिला जो है वो यहाँ पर अपने आप को सेफ फील जो है वो करना चाहिए उसको भी। और मैटरनिटी जो रिलीफ है कि मातृत्व के जो, जब वो मां बनने वाली होती है, जैसे मैटरनिटी लीव होगी, मैटरनिटी उसको कुछ फंड्स हो गए, वो भी यहां पर स्टेट जो है उनको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये राइट दिए हुए हैं। इनके बाद वीमेन इंपावरमेंट स्कीम इन इंडिया, कुछ स्कीम्स भी चलाई गई हैं वीमेन इंपावरमेंट के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बाद वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वीमेन हेल्पलाइन स्कीम, एक हेल्पलाइन नंबर आपके पास, और उज्ज्वला स्कीम। ये सारी स्कीम चलाई हुई है महिलाओं के को आगे ले जाने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये उज्ज्वला स्कीम आपको पता होगा, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू रिहेबिटेशन। ठीक है, कि यहाँ पर इसका मतलब है कि जो महिलाओं के साथ महिलाओं की तस्करी होती है, महिलाओं को बचाया जाता है इसके तहत, और उनको पुनर्स्थापित किया जाता है, जीने के उनको जो आयाम है, जीने के जो रास्ते हैं वो उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो यहाँ पर 600 वर्ड्स के अंदर मेरा जो ऐसे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और आपको भी ये पढ़कर लगा होगा कि जो रियल फैक्ट्स है उनके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। अगर ये ऐसे मैं आपको देता हूँ तो आप भी यहाँ पर 36 प्लस नंबर आप मुझे जरूर देंगे। सो ऐसे ही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ऐसे ही आपको यहाँ पर ऐसे को लिखना है और सेम चीजें आपको यहाँ पर करनी है। अब आपको करना क्या है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, ये जो बच गए 4 टॉपिक्स, इनके ऊपर आपको लिखना है, और लिंक जो टेलीग्राम का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं उस पर आप मुझे सेंड कर देना। ठीक है, सो अभी आपकी जो क्लास है वो 20 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो आपके डाउट क्लियर हो होंगे और आपको एक इफेक्टिव तरीके से ऐसे लिखने का जो है वो समझ में भी आया होगा कि आपको कैसे लिखना है। सो अब आप प्रैक्टिस करो, मेरे पास टेलीग्राम पे करो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।